हेलो एवरीवन। पिछली कक्षा में हमने हिंदी शिक्षण में सूचना प्रौद्योगिकी का प्रयोग टॉपिक का अध्ययन किया था। आज की इस कक्षा में हम इससे अगले टॉपिक पद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ एवं इसके सोपान टॉपिक का अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक है पद्य शिक्षण। इसमें हम सबसे पहले यह जानेंगे कि पद्य शिक्षण का अर्थ क्या है। पद्य शिक्षण का अर्थ है कविता या पद्य को इस प्रकार पढ़ाना कि विद्यार्थी उसके भाव, भाषा, सौंदर्य, लय और संदेश को समझ सके तथा उसका आनंद ले सके। ठीक है, पद्य शिक्षण का अर्थ होता है कि किसी भी कविता या किसी भी पद्य को इस प्रकार पढ़ाना कि विद्यार्थियों को उसका भाव, उसका सौंदर्य, उसकी कल्पना शक्ति एवं उसका संदेश समझ में आ सके एवं विद्यार्थी उस कविता या फिर पद्य का रसास्वादन कर सके। ठीक है, केवल शब्दों का अर्थ बताना ही पद्य शिक्षण नहीं है, बल्कि भाव समझाना, सौंदर्य का अनुभव कराना एवं कल्पना शक्ति का विकास करना, ये भी इसके मुख्य उद्देश्य हैं। किसी भी कविता में आए हुए शब्दों का अर्थ बताना ही पद्य शिक्षण नहीं होता, बल्कि उसके भाव को समझाना, उसके सौंदर्य का अनुभव कराना एवं उसकी कल्पना शक्ति का विकास करना ही इसके उद्देश्य हैं। अब हम यह जानेंगे कि पद्य शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। पद्य शिक्षण के दो उद्देश्य होते हैं। पहला होता है सामान्य उद्देश्य और दूसरे होते हैं विशिष्ट उद्देश्य। ठीक है, तो सबसे पहले हम सामान्य उद्देश्य के बारे में पढ़ेंगे। पहला सामान्य उद्देश्य है विद्यार्थियों को स्वर, लय, ताल के साथ कविता पढ़ना सिखाना। एक विद्यार्थी जब कविता को पढ़ना सीखता है तो एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों को एक स्वर, लय, ताल आदि के साथ कविता को पढ़ना सिखाए, जिससे विद्यार्थी उसको रुचि के साथ सीख सकें। दूसरा है कविता के माध्यम से रुचि और आनंद उत्पन्न करना। जब एक शिक्षक कक्षा कक्ष में एक कविता पढ़ाता है तो उस कविता को उसे एक संदेश के साथ, एक भाव के साथ, उचित लय ताल के साथ विद्यार्थियों को पढ़ाना चाहिए, जिससे विद्यार्थी उसको रुचि के साथ पढ़ सकेंगे एवं उस कविता का रसास्वादन अर्थात उसका आनंद ले सकेंगे। ठीक है, तीसरा है भाषा एवं शब्द भंडार का विकास करना। जब विद्यार्थी एक कविता को पढ़ते हैं तो उसमें अनेक शब्द आते हैं, जिन शब्दों के अर्थ विद्यार्थी सीखते हैं एवं उन नए नए शब्दों को सीखने से विद्यार्थियों में शब्द भंडार का विकास होता है। चौथा है विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति और संवेदनशीलता बढ़ाना। कविता पाठ को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों में कल्पना शक्ति का विकास होता है, जो कि पद्य शिक्षण का एक मुख्य उद्देश्य होता है। पांचवा है साहित्य के प्रति रुचि विकसित करना। जब विद्यार्थी किसी भी कविता को पढ़ते हैं तो विद्यार्थियों में एक रुचि उत्पन्न होती है और यह रुचि एक साहित्यिक रुचि भी हो सकती है। इस प्रकार विद्यार्थियों में किसी भी साहित्य के प्रति भी रुचि विकसित होती है। अब हम यह जानेंगे कि विशिष्ट उद्देश्य कौन कौन से होते हैं। पहला विशिष्ट उद्देश्य है कविता के भाव और संदेश को समझाना। जब एक शिक्षक विद्यार्थियों को कविता पढ़ाता है तो एक शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों को उसके भाव और संदेश से परिचित करवाएं। दूसरा है अलंकार, रस, छंद आदि की जानकारी देना। जब शिक्षक विद्यार्थियों को कविता पढ़ाता है तो वह उसकी सौंदर्यानुभूति करने के लिए उसमें आए हुए अलंकार, रस, छंदों आदि के बारे में विद्यार्थियों को अवगत कराता है एवं विद्यार्थियों को जो भी समझ में नहीं आता है वह विद्यार्थियों को इनके बारे में समझाता है। इस प्रकार विद्यार्थी एक सौंदर्य का अनुभव करते हैं। तीसरा है विद्यार्थियों को भावों की अभिव्यक्ति में सक्षम बनाना। जब विद्यार्थी किसी भी कविता पाठ को पढ़ते हैं तो उसके पश्चात उनके अंदर अपने छिपे हुए भावों को अभिव्यक्त करने का अवसर मिलता है एवं वे अपने भावों को अभिव्यक्त करने में सक्षम हो पाते हैं। किसके माध्यम से? कविता पाठ या फिर पद्य शिक्षण के माध्यम से। ठीक है, चौथा है कविता के सौंदर्य एवं कला पक्ष से परिचित कराना। जब शिक्षक विद्यार्थियों को कविता पढ़ाता है तो शिक्षक का यह दायित्व बनता है कि वह विद्यार्थियों को उसके सौंदर्य अर्थात उसमें आए हुए अलंकार, रस, छंद आदि से उनको परिचित करवाएं
एवं उनके कला पक्ष से भी उनको परिचित करवाए, जिससे उनको उनका ज्ञान हो सके। 5वां है विद्यार्थियों में सृजनात्मकता विकसित करना। जब विद्यार्थी किसी कविता को या फिर किसी पद्य शिक्षण को पढ़ते हैं तो शिक्षक उनके अंदर सृजनात्मकता का विकास करता है। सृजनात्मकता अर्थात किसी भी नए विचार का उत्पन्न होना। अब हम यह जानेंगे कि पद्य शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। पहला सोपान है आदर्श वाचन। शिक्षक पहले कविता को सही स्वर, लय, गति के साथ पढ़ता है। इससे विद्यार्थियों को सही उच्चारण और भाव समझने में मदद मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, शिक्षक कविता को भावपूर्ण ढंग से पढ़े ताकि बच्चे भी वैसा ही सीखें। जो आदर्श वाचन होता है यह शिक्षक के द्वारा किया जाता है। इसमें एक शिक्षक कक्ष में उचित स्वर, लय, ताल एवं शुद्धता के साथ विद्यार्थियों को शिक्षण कार्य करवाता है, जिससे विद्यार्थी सही उच्चारण एवं सही सामग्री को सीखने में सक्षम हो सके। दूसरा है सामूहिक या फिर व्यक्तिगत वाचन। विद्यार्थी कविता को पढ़ते हैं, इससे अभ्यास और आत्मविश्वास बढ़ता है। दूसरा है सामूहिक या फिर व्यक्तिगत वाचन। सामूहिक वाचन वह होता है जिसमें एक समूह में कई विद्यार्थी मिलकर के किसी कविता को पढ़ते हैं, एवं व्यक्तिगत वाचन वह होता है जिसमें कोई एक विद्यार्थी किसी कविता को पढ़ता है। ठीक है, इस प्रकार सामूहिक या व्यक्तिगत वाचन होता है वो विद्यार्थियों के द्वारा किया जाता है, एवं जो आदर्श वाचन होता है वो किसके द्वारा किया जाता है, एक शिक्षक के द्वारा। ठीक है। तीसरा है शब्दार्थ एवं व्याख्या। कठिन शब्दों के अर्थ समझाए जाते हैं, कविता का सरल अर्थ बताया जाता है। ध्यान रहे केवल शब्दार्थ तक सीमित न रहें, भाव भी समझाएं। एक कविता को जब कक्ष में एक शिक्षक के द्वारा पढ़ाया जाता है तो उस कविता में अनेक कठिन शब्दार्थ आते हैं। उन कठिन शब्दार्थों के अर्थ को एक शिक्षक के माध्यम से विद्यार्थियों को समझाया जाता है एवं उसकी व्याख्या भी की जाती है। इस दौरान शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि कविता में आए हुए शब्दों का सिर्फ अर्थ बताना ही पद्य शिक्षण नहीं है, बल्कि उस कविता में छिपे हुए उसके भाव को समझाना ही पद्य शिक्षण होता है। ठीक है। चौथा है भाव विश्लेषण। कविता के मुख्य भाव, कल्पना, संदेश समझाए जाते हैं। विद्यार्थियों को कविता के अंदर छिपे विचारों से जोड़ा जाता है। इसमें कविता के अंदर छिपे हुए भावों को, उसके संदेश को समझाया जाता है, जिससे विद्यार्थी उसके अंदर छिपे हुए भाव को एवं उसके संदेश को समझ पाते हैं, जिससे उनको कविता के अंदर छिपे हुए विचारों से जोड़ा जाता है एवं विद्यार्थियों के द्वारा उसके विचारों से जुड़ कर के उस कविता का रसास्वादन किया जाता है। पांचवा है सौंदर्य बोध। कविता में रस, अलंकार, छंद आदि की पहचान कराई जाती है। विद्यार्थियों को काव्य सौंदर्य का अनुभव कराया जाता है। पांचवा है सौंदर्य बोध। सौंदर्य बोध के अंतर्गत एक कविता में आए हुए अलंकार, रस, छंद आदि के बारे में विद्यार्थियों को जानकारी प्रदान की जाती है एवं इनके बारे में समझाया जाता है। इस प्रकार विद्यार्थियों को कविता में आए हुए काव्य सौंदर्य का अनुभव कराया जाता है। किसके माध्यम से? सौंदर्य बोध के माध्यम से। एवं सौंदर्य बोध में अलंकार, रस, छंद आदि शामिल होते हैं। ठीक है। छठा है प्रश्नोत्तर एवं पुनरावृत्ति। प्रश्न पूछकर समझ का परीक्षण, मुख्य बिंदुओं की पुनरावृत्ति। जब कक्ष में विद्यार्थी एक कविता को पढ़ रहे होते हैं तो उसमें अनेक शब्दार्थ आते हैं। एक शिक्षक होता है, वो उन शब्दों के अर्थ विद्यार्थियों को समझाता है एवं कविता में आए हुए भाव को भी समझाता है एवं जो भी मुख्य बिंदु आते हैं उन मुख्य बिंदुओं को वह व्याख्या के साथ विद्यार्थियों को समझाता है एवं बीच बीच में वह विद्यार्थियों से प्रश्न भी पूछता है एवं जो मुख्य बिंदु होते हैं उनकी एक शिक्षक पुनरावृत्ति करता है। इससे विद्यार्थियों को अच्छी तरह से समझ में आता है एवं वे उस कविता का आनंद ले पाते हैं। अब हम यह जानेंगे कि पद्य शिक्षण की विधियां कौन कौन सी हैं। पहली विधि है गीत विधि। गीत विधि छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी विधि है। इस गीत विधि के अंदर किसी भी कविता को गाकर के विद्यार्थियों को सुनाया जाता है। ठीक है। दूसरी है अर्थवाचन विधि। इस विधि के अंदर
शब्दों और वाक्यों का अर्थ विद्यार्थियों को समझाया जाता है एवं यह विधि बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। तीसरी है अभिनय विधि। किसी भी कविता को अभिनय या फिर नाटक के माध्यम से समझाया जाता है। इससे विद्यार्थी उस कविता को रुचि के साथ सीखते हैं। चौथी है व्याख्या विधि। व्याख्या विधि में कक्षा में जब एक शिक्षक शिक्षण कार्य करवाता है तो वह विद्यार्थियों को प्रत्येक कविता को या फिर प्रत्येक कविता के अंदर आए हुए भाव को, उसके अंदर आए कठिन शब्दार्थों को, उसके अंदर आए सौंदर्य बोध को, आदि चीज़ों को वह एक व्याख्या के साथ में समझाता है। इस प्रकार यह व्याख्या विधि कहलाती है। पांचवा है तुलना विधि। इस तुलना विधि के अंदर एक कविता की दूसरी कविता से तुलना की जाती है एवं उन दोनों कविताओं में क्या क्या समानताएं हैं एवं उन दोनों में क्या क्या भिन्नताएं हैं, इनको विद्यार्थियों को बताया जाता है। ठीक है, इस प्रकार दो कविताओं को तुलनात्मक रूप से पढ़ाने के लिए तुलनात्मक विधि काम में आती है। छठी है समालोचना विधि। जो समालोचना विधि है यह बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी होती है। यह विद्यार्थियों को किसी भी कविता के गुण एवं दोषों का विवेचन करने के लिए या फिर उनका विश्लेषण करने के लिए काम में आती है। अब हम यह जानेंगे कि पद्य शिक्षण का महत्व क्या है। पहला है विद्यार्थियों में संवेदनशीलता और भावनात्मक विकास होता है। पद्य शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर संवेदनशीलता को बढ़ावा मिलता है एवं उनका भावनात्मक विकास भी होता है। दूसरा है भाषा का सौंदर्य और शुद्धता समझ में आती है। पद्य शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों में भाषा की शुद्धता समझ में आती है। वे भाषा की शुद्धता को समझते हैं एवं भाषा का सौंदर्य अर्थात कविता में आए हुए अलंकार, रस, छंद आदि को वे अच्छी प्रकार से समझते हैं। तीसरा है कल्पना शक्ति और सृजनात्मकता बढ़ती है। विद्यार्थियों को पद्य शिक्षण पढ़ने के माध्यम से उनके अंदर कल्पना शक्ति का विकास होता है और विद्यार्थियों के अंदर कोई भी नया विचार अर्थात सृजनात्मकता बढ़ती है। इसके माध्यम से पद्य शिक्षण के माध्यम से। ठीक है। चौथा है साहित्य के प्रति रुचि और प्रेम विकसित होता है। पद्य शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थी साहित्य के प्रति रुचि और प्रेम विकसित करते हैं। पांचवा है नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होता है। पद्य शिक्षण को पढ़ने के माध्यम से विद्यार्थियों के अंदर नैतिक एवं सामाजिक मूल्यों का विकास होता है, क्योंकि विद्यार्थी कविता में आए हुए अनेक भावों एवं संदेश को आसानी से समझते हैं। इस प्रकार पद्य शिक्षण का अर्थ, उद्देश्य, विधियाँ एवं इसके सोपान टॉपिक को पढ़ने के बाद में यह निष्कर्ष निकलता है कि पद्य शिक्षण केवल कविता पढ़ना ही नहीं है, बल्कि कविता के भावों को समझाना, कल्पना शक्ति का विकास करना एवं उसके सौंदर्य का अनुभव कराना है। यदि कोई शिक्षक पद्य शिक्षण को पढ़ाते समय उचित विधियों एवं उचित सोपानों का प्रयोग करता है तो कविता शिक्षण या फिर पद्य शिक्षण विद्यार्थियों के लिए आनंदमयी एवं जीवन उपयोगी बन जाता है। वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। सुझाव देने के लिए कमेंट करें एवं इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।